हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कंप्लीट कोर्सेज चला रहे हैं। तो उस सीरीज़ में ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वीकली क्लासेस चल रही हैं। तो यदि आप नॉलेज स्काई पढ़ना है तो मैं आप सभी को बता दूं कि नॉलेज स्काई इकलौता ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। और हमारे यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी हिडन चार्जेस आपके लिए नहीं है। आपको जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं सारी की सारी फ्री मिलेंगी। किसी भी वीडियो क्लास के लिए आपसे एक सिंगल रुपये भी जो है नहीं लिया जाता। और साथ ही आपको हाई क्वालिटी कंटेंट भी जो है हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ को हम समझते हैं। ये जो क्लास है इसमें हम स्पेक्ट्रम बुक को पूरा पढ़ रहे हैं, वो भी डिटेल में। साथ ही हम इंडियन पॉलिटी भी जो है वो 30 आवर्स में कर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, साथ ही यदि आप यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ये क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले 4th क्लास में, दैट इज़ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स के अलावा 4 यूरोपियन देश और थे जो भारत आए थे, है ना। लेकिन हुआ क्या था कि भाई इनमें आपसी संघर्ष हुआ। कई कारण थे उनके। एक तो इनकी जो नेटिव प्लेसेस थे वहाँ पर इनके बीच युद्ध चल रहे थे, फाइट चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी। कुछ तो उसकी वजह से थे और कुछ इस वजह से थे कि इन लोगों में भारत में अपने ट्रेड एकाधिकार के लिए, है ना, बिजनेस को लेकर एकाधिकार के लिए, मोनोपोली के लिए जो है वो भी संघर्ष चल रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि वो जिस भी जगह पर जाएं वहाँ पर उनका एकाधिकार हो ताकि वो अपनी मोनोपोली कर सके, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बना सकें। ठीक है, तो इनके सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ थी। एक पुर्तगाली थे और दूसरे फ्रांसीसी थे। तो इन्होंने पुर्तगालियों को भी हराया और साथ ही फ्रांसीसीज को भी हराया। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो आंग्ला हमने देखा था कि जो आंग्ला फ्रांस वॉर थे, है ना, इंडो फ्रांसीसी वॉर्स थी, जिसको हमने कर्नाटिक वॉर्स के नाम से भी पढ़ा है। तो कर्नाटिक वॉर्स में तीसरे कर्नाटिक वॉर की यदि हम बात करें 1960-1963 के बीच जो फ्रांसीसीज को पूरी तरह से जो है नेस्तनाबूद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसीज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था और उनसे जितने भी ट्रेडिंग राइट्स थे भारत में वो छीन लिए थे। तो इस तरह से हम देख सकते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जीतते जा रहे थे और उनकी मोनोपोली भारत के ऊपर बन जा रही थी। ठीक, और आगे चलकर हम पता भी हम सभी को कि ब्रिटिशर्स ने एक तरफा जो है वो भारत पर राज भी किया और किसी भी यूरोपियन पावर का भारत पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि ब्रिटिशर्स का था। तो जो ब्रिटिश थे उनकी विजय होती गई थी, वो जीतते गए थे लगातार। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया। पहले तो ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसी, मतलब जो अपने ही काउंटर पार्ट्स थे, जो फॉरेनर्स थे, यूरोपियंस थे, पहले तो उनको हराया। ठीक है, उन्होंने 2 स्टेप में भारत पर कब्जा किया। देखिए 2 तरह के चैलेंजेस थे ब्रिटिशर्स के सामने। पहला चैलेंजेस तो था कि उनके जो काउंटर पार्ट यूरोपियंस थे, उनके जो समकक्ष यूरोपियंस थे, है ना, यदि हम बात करें फ्रांसीसीज, पोर्चुगीज़, डेनिस, है ना, तो पहले तो इन सभी के साथ उनका कंपटीशन था, इन सभी को इनको हराना था। उसके बाद वो बात आती थी कि वो इंडिया में जो लोकल रूलर्स हैं उनको कैसे हरा पाते, लोकल रूलर्स को हराकर उन पर कैसे वो राज कर पाते। तो बात यहाँ पर भी आती थी। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है ये आज की क्लास में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात ये आती थी कि भाई पहले उन्होंने फ्रांसीसीज और पोर्चुगीज़ को हराया। डेनिस और जो डचेस थे वो इतनी बड़ी ऑब्स्टिकल नहीं थे, वो खुद ब खुद अपने आप ख़त्म हो गए थे, बिकॉज वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करने के लिए और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स मुख्य रूप से किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो मुख्य रूप से डिपेंड कर रहे थे भारत को एक उपनिवेश बनाने में, और उनका जो लक्ष्य था वो औद्योगिक था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे पूरी तरह से। ठीक है, उन्हें धर्म से या अपने एक्सपांसन से लेकर, धार्मिक एक्सपांसन से लेकर, रिलीजियस एक्सपांसन से लेकर कोई लेना देना खास नहीं था। ठीक है, तो यही वो कुछ चीज़ें थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया भारत में, और वो इतनी सक्सेसफुली भारत पर कब्जा कर पाए। यही चीज़ें जो है हम आज की क्लास में देखने वाले डिटेल में। ठीक है, तो बात हम करते हैं मुगल्स की बात हम क्यों कर रहे हैं अब, क्योंकि देखिए फ्रांसीसीज तो चले गए हैं, पोर्चुगीज़ का भी इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो अब जो ब्रिटिशर्स के सामने मेन चीज़ है कि उन्हें भारत पर कब्जा करना है। तो यदि भारत पर कब्जे की बात करें तो जब 1600 में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स के अराइवल के टाइम मुग़ल डायनेस्टी थी, वो एक मेन डायनेस्टी थी भारत में, है ना। हम सभी ने देखा था कि बाबर के समय से, जब बाबर आया था तो बाबर के समय से ही भारत में मुग़ल जो थे वो उठना चालू हो गए थे। ठीक है, और मुग़लों ने एक अधिकार किया था। ठीक है, और हम सभी को एक चीज़ ये भी पता है कि जो वो प्लेस हमारा नॉर्थ साइड वाला जो फेस है, जहाँ से अफ़गानिस्तान आए थे, जहाँ से तर्किश लोग आए थे,
ठीक है। तो वो एक वल्नरेबल पार्ट है, मतलब जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने भी आक्रमण हुए, वो सभी के सभी उसी तरफ से हुए। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखिए पहले क्या था, जब एक बार चीज़ पता चल जाती है ना, तो एक तरह से द्वार खुल जाते हैं, गेट ओपन हो जाते हैं। जैसे कि जब हम सभी ने पढ़ा था कि मीर कासिम ने भारत पर कब्जा, मीर कासिम जो था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब्जा किया था, आक्रमण किया था। ये हम बात कर रहे हैं आपकी मध्यकालीन भारत की, मेडाइवल हिस्ट्री की। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया, तो वहाँ से सभी को पता चल गया कि ठीक है, हाँ भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। तो एक तरह से गेट ओपन हो गए। उसके बाद टर्किश लोग आए, अफगानी लोग आए, है ना। तो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत बनी, दिल्ली सल्तनत के बाद वहाँ पर मुग़लों का आक्रमण हुआ और मुग़ल सल्तनत भारत पर बन गई। ठीक है। अब जब मुग़ल सल्तनत भारत पर बन गई, तो ब्रिटिशर्स के सामने जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो मुग़ल सल्तनत थी वो एक मुख्य चुनौती थी। यदि उन्हें भारत पर कब्जा करना है, तो किसी तरह से मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर कर मुग़ल सल्तनत के ऊपर अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। पहली चीज़ तो मुग़ल खुद ब खुद डिक्लाइन हुए। तो मुग़ल को हम दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। जब हम बात करें मुग़ल की, तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके समकक्ष जो मुग़ल थे, तो मुग़ल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं आपके अर्लियर मुग़ल्स, और दूसरे होते हैं आपके लेटर मुग़ल्स। अब ज़रा समझते हैं कि ये क्या होते हैं, अर्लियर मुग़ल्स और लेटर मुग़ल्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको दो चीज़ों में बाइफरकेट कुछ इस तरह से कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके अर्लियर मुग़ल्स थे, वो बाबर से औरंगजेब तक के जो मुग़ल्स थे, मतलब औरंगजेब तक के शासन में जितने भी मुग़ल्स थे, उन सभी को हम अर्लियर मुग़ल, ये इनिशियल मुग़ल, यहाँ पर मैंने मोबाइल लिख दिया दोस्तों, ये मुग़ल्स है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, आप लोग समझ लें ज़रा। अर्लियर इनिशियल मुग़ल्स भी हम इन्हें बोलते हैं। तो ये बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक के जो मुग़ल्स थे, उनको हम बोलते हैं अर्लियर या इनिशियल मुग़ल्स, या फिर शुरुआती मुग़ल। वही जब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आया, और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र तक, जो कि आखिरी सुल्तान था, जिसे 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था, तो यहाँ पर पूरी तरह से मुग़ल जो है वो अंत हो गया था। तो बहादुर शाह वन से लेकर, प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक की जितने भी मुग़ल्स हैं, उनको हम लेटर मुग़ल्स मानते हैं। अब देखिए जो अर्लियर मुग़ल्स थे आपके, ये शक्तिशाली थे। इन्होंने मुग़ल्स को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। मुग़ल्स का जो उत्थान हुआ था इनके समय, मुग़ल राज्य जो बड़ा था इनके समय, वो है ना। तो ये शक्तिशाली मुग़ल्स है। वही जो लेटर मुग़ल्स हैं, ये कमज़ोर मुग़ल्स कहलाते हैं। जो लेटर मुग़ल्स हैं, ये कमज़ोर मुग़ल्स कहलाते हैं। इनके समय मुग़ल्स का डिक्लाइनेशन हुआ था, मुग़ल्स कमज़ोर पड़े थे, और बाहरी ताकतों ने मुग़लों को हराकर भारत पर कब्जा जमाना चालू किया। तो उन बाहरी ताकतों में जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, बाहरी ताकतों में जो सबसे बड़ी ताकत थी आपकी, वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मुग़ल्स जो थे, मुग़ल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्लियर मुग़ल्स और लेटर मुग़ल। अर्लियर मुग़ल जो औरंगजेब थे, अर्लियर मुग़ल जो आपके औरंगजेब वाले मुग़ल्स थे। ठीक है, और लेटर मुग़ल जो थे वो आपके बहादुर शाह जफ़र प्रथम और बहादुर शाह जफ़र तक आपके जो वो लेटर मुग़ल्स थे। और बहादुर शाह जफ़र के साथ मुग़ल जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे भारत में। ठीक है, तो अब हम यही आज की क्लास में देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुग़ल्स डिक्लाइन हुए और कैसे धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स की पावर भारत में बढ़ती गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों आज की। तो बात जब हम करते हैं, तो औरंगजेब को यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रिटिशर्स अराइवल की बात करते तो उस समय औरंगजेब का शासन था, तो इसलिए हम औरंगजेब से पढ़ना है। मतलब हम आज की क्लास में बेसिकली लेटर मुग़ल्स को समझने वाले हैं। जो इनिशियल मुग़ल्स हैं वो हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनकी क्लासेस आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब जो है वो 1658 से लेकर 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। तो इनके शासनकाल में भारत ने मुग़ल शासन के अंत की शुरुआत के संकेत दे दिए थे। मतलब जैसे ही औरंगजेब का शासन खत्म हुआ, उसी समय जो था ये कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कलकत्ता वाले रीजन में फैलने लगे थे। ठीक है, फ्रांसीसी के साथ अंग्रेज़ों के युद्ध हो रहे थे उस समय, अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत, कभी कभी फ्रांसीसियों की बढ़ती ताकत। तो इस चीज़ का पूरी तरह से संकेत मिलने लगे थे कि अब जो मुग़ल हैं इनका दबदबा कम होने वाला है भारत में, इनका जो फैक्ट इन्फ्लुएंस है अब वो भारत में कम होने वाला। और ब्रिटिशर्स का और जो यूरोपियन ताकत थे उनका जो पावर था, उनका जो एक इफ़ेक्ट था, वो भारत पर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तब हम आगे बढ़ते हैं कि मुग़लों के लिए चुनौतियाँ क्या थी। जब हम बात करें लेटर मुग़ल्स की, तो मुग़लों के लिए जो थी वो चुनौतियाँ क्या थी। तो चुनौतियों के लिए सबसे पहले ये था भाई, इन्वेंशन जो हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट से, है ना, उत्तर पश्चिम तरफ से जो आक्रमण हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई
कि हो क्या रहा था कि मुगल्स के समय से नहीं, मिडाइवल हिस्ट्री में भी हम चलें तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से उत्तर पश्चिम से, मतलब जो आपके अफ़गानिस्तान, जो आज पाकिस्तान वाली जगह है, ठीक है, पंजाब तरफ से, वहाँ से काफ़ी आक्रमण होते थे, वहाँ से तुर्किश लोग आते थे, वहाँ से अफ़गानी आते थे, ठीक है, वहाँ से और कई लोग जो थे, छोटी छोटी जनजातियाँ थी जो भारत पर बार बार आक्रमण करती थी, वो आती थी, भारत में लूटपाट मचाती थी, अपने कुछ शागिर्दों को, अपने कुछ सक्सेसर्स को वहाँ पर छोड़ जाती थी और चली जाती थी, ठीक है, वहाँ पर छोड़ जाती थी दोस्तों और चली जाती थी। तो ये चीज़ जो थी ये लगातार होती रहती थी, ठीक है। तो एक तरह से जो था वो एक वल्नरेबल स्पॉट बन गया था भारत में, वल्नरेबल जो है वो एक स्पॉट बन गया था भारत में, और वहाँ से जो थी विदेशी ताकतें, फॉरेन जो पावर्स थी, वो भारत में आकर बार बार अटैक करती रहती थी, ठीक है। तो मुग़लों के समय भी ये चीज़ हुई थी। तो हुआ क्या था कि जो अर्लियर मुगल्स थे वो शक्तिशाली थे, उस समय तक ये चीज़ें बंद हो गई थी कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि सभी को लगता, सबको ये चीज़ पता थी कि भाई जो मुग़ल हैं वो शक्तिशाली, और यहाँ पर आक्रमण करना एक तरह से अपनी हार है। लेकिन हुआ क्या, कहानी शुरुआत कैसे हुई, पुनः 1712 के बाद ये पुनः कहानी कैसे शुरू हुई, तो ये शुरू हुई नादिर शाह के समय से कहानी। तो भाई एक नादिर शाह जो था ये पर्शियन सम्राट था, पर्शियन मतलब एक पर्शियन ने क्या किया था, अटैक किया। तो इन्होंने 1738 से 39 में 1738 टू 1739 के बीच एक भारत पर आक्रमण किया, अटैक इंडिया, ठीक है, और इन्होंने लाहौर को जो था वो जीत लिया। अब जब 1739 से 38-39 में इन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जनरेट हुआ कि भाई एक पर्शियन इन्वेंटर ने क्या किया है कि भारत में मुगल्स को हरा दिया, मतलब मुगल्स के एक छोटे से पार्ट को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो जैसे ही ये खबर अब बाहर गई तो लोगों में एक चीज़ आ गई कि भाई मुगल्स को भी अब हरा सकते हैं, अब मुगल्स की ताकत जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुगल जो शासक थे इनसे पहले वाले, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा था कि फॉरेन जो पावर्स थी, इन्वेडर्स थे, वो कोशिश ही नहीं कर पा रहे थे भारत में आक्रमण करने की। लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद, लेकिन जब नादिर शाह जो कि एक पर्शियन सम्राट था, पर्शियन के एम्परर था, इसने जब अटैक किया और पंजाब को जीता, तो उसके बाद एक मैसेज हो गया कि भाई अब हम जो है मुगल्स को हरा सकते हैं, और यहाँ से जो इन्वेंशन है अब वो बढ़ जाएगा। यहाँ से अब उत्तर पश्चिम की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अब बहुत सारे लोग इन्वेट करेंगे और बार बार यहाँ पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे मुगलों पर। इस वजह से क्या है, मुगलों की शक्तियाँ क्षीण होंगी, कम होंगी, और मुगल जो है वो कमज़ोर पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद 13 फरवरी 1739 को करनाल पर मुगल सेना पराजित हो गई थी और लाहौर जीत लिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, जो मोहम्मद शाह थे उसको कैद कर लिया गया था। मोहम्मद शाह कौन थे, जिनको हराया गया 1739 में, ठीक है, और दिल्ली में लूटपाट की गई। अब समझने की कोशिश कीजिए, जो दिल्ली था वो दिल था एक तरह से, दिल्ली जो था वो एक तरह से दिल था। किसका दिल था? दिल्ली दिल था भाई मुग़ल सल्तनत का। मुग़ल जो डायनेस्टी थी उसका दिल था, उसका कोर था, पूरी शक्ति वहीं पर थी। और जैसे ही दिल्ली पर लूटपाट हुई तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज बन गया कि भाई आपने उनकी गोद में जाकर, उनके सर पर जाकर तांडव किया है, ठीक है। तो यहाँ से पूरी तरह से जो मुग़ल थे वो ओपन हो गए, ये बात पूरी ओपन हो गई कि अब मुग़ल की शक्ति उतनी तो नहीं रही जितनी पहले थी। अब मुग़ल उतने शक्तिशाली नहीं रहे जितने पहले थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से फिर सिंहासन, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा और 70 करोड़ रुपए जो थे वो लूटपाट मचा गए। अब ऐसा क्यों हो पाया, ज़रा समझिए, ऐसा क्यों हो पाया, ज़रा समझिए। देखिए, मुग़ल 1700 हम बात करें यहाँ पर तो आप लोग पीछे देखेंगे, मैंने एक चीज़ बताई थी कि 1707 में औरंगजेब का शासन ख़त्म हो गया था। लेकिन औरंगजेब के समय से ही कमज़ोरियाँ जो थी वो बनने लगी थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब की जो नीति थी वो डेक्कन नीति थी। डेक्कन नीति मतलब जो दक्षिण भारत था, सदर्न इंडिया था, वो सदर्न इंडिया पर आक्रमण करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि सदर्न इंडिया पर आक्रमण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उससे पहले वाले रूलर्स के लिए। तो ये एक तरह से उसकी अभिलाषा थी, एक तरह से उसकी बर्निंग डिज़ायर बन गई थी कि भाई मैं पूरे भारत पर जो है वो अपना राज करूँगा, है ना। और उसी सीरीज़ में उसको दक्कन, जो दक्षिण भारत जैसे दक्कन बोला जाता था उस समय, दक्षिण भारत पर कब्जा करना उसकी जो था एक प्राइम डिज़ायर बन गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, दिल्ली पर उनका फोकस कम हुआ। औरंगजेब का फोकस दिल्ली पर कम होता है और बढ़ कहाँ जाता है, दक्कन की तरफ बढ़ जाता है। तो भाई जब दिल्ली पर उनका फोकस लूज़ होता है तो बाहरी शक्तियों को मौका मिलता है कि वो दिल्ली की तरफ आक्रमण कर सकें, और यहाँ से जो दिल्ली एक तरह से कमज़ोर पड़नी चालू हो जाती है। और हमने देखा कि 1738-39 में पर्शियन सम्राट नादिर शाह ने तो दिल्ली पर लूटपाट तक मचा दी। तो यह एक बड़ी चुनौती थी, और यहाँ से एक तरह से मुग़लों का पतन और उनकी कमज़ोरी दिखनी शुरू हुई। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या होता है कि अभी नादिर शाह की कहानी चल रही है कि अब नादिर शाह ने क्या किया, आगे नादिर शाह ने
काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम प्रवेश में स्थापित किया, ठीक है ना। उसने क्या किया भाई कि उसने पूरा गेन कर लिया किस किस को, जो टेरिटरीज थी वेस्ट ऑफ इंडस और काबुल की जितनी भी टेरिटरीज थी, जितना भी एरिया था, जितना भी लैंड था, उसको नादिर शाह ने एक्वायर कर लिया। और उसने फिर उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो भारत था वो असुरक्षित हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि देखिए पहले वो जो एरिया था वो किसकी तरफ था, वो जो पहले एरिया था वो शक्तिशाली मुगल सम्राट के अंदर था, है ना, पावरफुल मुगल एम्परर के पास था। अब जब वो मुगल एम्परर के पास था तो डेफिनेटली वहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेंशन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुगल ताकत से टक्कर लेना उस समय इतना आसान नहीं था। लेकिन अब मुगल कमज़ोर हो चुके थे और वो एक तरह से भारत के लिए ओपन हो चुका था। नादिर शाह वहाँ पर जम चुका था, मतलब एक पर्शियन जो पावर थी वहाँ पर आ चुकी थी और वो पूरा का पूरा जो स्पेस था वो अनसेफ हो गया, वो जो लैंड था वो अनसेफ हो गया। क्यों हो गया भाई अनसेफ? क्योंकि अब वहाँ पर वो आगे भी आक्रमण कर सकते थे, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं कि भाई 39 में इन्वेंशन हुआ नादिर शाह का, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली तो 1748-1767 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किसने किया? अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। और इसने मुग़लों को भाई हैरेस किया, बहुत सारा मुग़लों का उत्पीड़न किया। उत्पीड़न किस तरह से किया? मुग़ल कमज़ोर हो चुके थे भाई, तो मुग़लों को हराया, मुग़लों की लूटपाट की, ठीक है ना, मुग़लों को और भी कई तरीके से परेशान किया। तो ओवरऑल हैरेसमेंट हुआ यहाँ पर मुग़लों का पूरा का पूरा, जब मुग़लों के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। अब देखिए आक्रमण तो होने ही थे, क्यों? क्योंकि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो यही एक तरह से बात फैल चुकी थी कि भाई अब मुग़ल उतने शक्तिशाली नहीं रहे हैं, तो और भी जो ताकतें थी अब वो भारत पर कब्जा जमाना चाह रही थी। क्योंकि मुग़ल जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था और सभी भारत में इस मुग़ल साम्राज्य को हथियाने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसी समय नीचे की तरफ देखिए, ये ऊपर की तरफ कहानी चल रही है, ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। ये सब कुछ चल रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वही नीचे की तरफ हम सभी को पता है कि नीचे यदि हम बात करें दक्षिण भारत में, सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर पोर्चुगीज़ आ चुके थे, ब्रिटिशर्स आ चुके थे, फ्रांसीसीज आ चुके थे और उनके बीच लड़ाइयाँ यहाँ पर कंटिन्यूस चल रही थी। उनके बीच यहाँ पर लड़ाइयाँ जो है वो कंटिन्यूसली चल रही थी। तो नीचे दक्षिण की तरफ एक तरह से यूरोपियन पावर फैल रही थी और ऊपर जो थी मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर पड़ता जा रहा था, ठीक है। तो आपको इस पूरी फिल्म को समझना होगा कि ऊपर की तरफ जब ये इन्वेंशन चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, वही नीचे की तरफ जो है यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन लोग जो हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं भारत में। तो एक तरह से भारत ऊपर से भी विदेशी शक्तियों के हाथ में जा रहा था और नीचे से भी विदेशी शक्तियों के हाथ में जा रहा था। दक्षिण भाग से भी विदेशी शक्तियों के हाथ में जा रहा था और उत्तरी तरफ से भी भारत जो है वो विदेशी शक्तियों के हाथ में पहुँच रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? अब्दाली ने पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया, क्योंकि जो राघनाथ राव थे उसके दल ने दिल्ली से निकालकर पंजाब पर जो अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मराठा थे वो पूरी तरह से पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दुल शाह अब्दाली से हार गए थे। अब यहाँ पर आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, लाइव चैट के थ्रू मुझे आंसर कीजिए कि ये तो तीसरा युद्ध था, ठीक है, तीसरा युद्ध था जो कि 67 के आसपास हुआ। तो प्रथम द्वितीय युद्ध जो पानीपत में हुए वो किस किस के बीच हुए थे? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध तो काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट लाइव चैट के थ्रू बताइए कि भाई प्रथम युद्ध जो है वो और द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था पानीपत में। अब बात ये आती है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए, तो पानीपत में युद्ध क्यों हुए, है ना? ऐसा क्या था पानीपत में जो हम इतना सुनते हैं कि पानीपत का युद्ध? दिल्ली का युद्ध क्यों नहीं सुना हमने कभी? पंजाब का युद्ध क्यों नहीं सुना? तो देखिए जो पानीपत है ये हरियाणा में आता है और ये दिल्ली से लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक मैदानी इलाका था, ये क्या था? एक मैदानी इलाका था। तो जब भी युद्ध होते हैं तो युद्ध अपनी राजधानी से थोड़ी से दूर हटकर होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि राजधानी पर युद्ध होंगे तो पूरी तरह से राजधानी तहस नहस हो जाएगी, तो एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी खत्म होगी और लोगों का भी नुकसान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए युद्ध थोड़ी दूर किया जाता है। तो भाई दिल्ली से यदि दूरी की बात करें तो पानीपत एक ऐसी जगह थी जहाँ से दिल्ली को भी वो सुरक्षित रख पाते थे और दिल्ली के आसपास, दिल्ली से पानीपत के बीच जो अपने सामान, हथियार, सेना को सप्लाई करना वो भी आसानी से कर सकते थे। इसीलिए जो है पानीपत का स्थान चुना गया और पानीपत में कंटिन्यूसली जो है लड़ाइयाँ हुई, पानीपत में जो लगातार है युद्ध होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुग़लों की चुनौतियों के लिए तो अब बात करते हैं कि औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक का। अब हमने देखा कि इन्वेंशन तो हो गया, तो अब साथ में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है 1707 में। अब उसके बाद कई और मुग़ल शासक जो है वो आए जिन्हें हम लेटर मुग़ल्स के नाम से जानते हैं। तो हम उन्हें बारी बारी सब हम पढ़ते कि वो कौन कौन थे। तो हम बात करते इस सीरीज़ में थे सबसे पहले 1709 से 1712 बहादुर शाह प्रथम, फर्स्ट।
अब यहाँ आप एक चीज़ समझिए कि जो 709 से 712 आप देखेंगे कि सिर्फ 3 साल के लिए शासन किया, मतलब इनका शासन कितना कमज़ोर था। ठीक है, तो बहादुर साहब प्रथम जो थे ये औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे और इसने अपने भाइयों को ही मारा। ठीक है, इसने क्या किया, अपने सभी सगे भाइयों को मारा। और किसके लिए, किस चीज़ के लिए मारा उसने, अपने सभी भाइयों को मारा इसने शासन के लिए। ठीक है, राजगद्दी की लालच पे अपने सभी भाइयों को मारा और साथ में इसने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ प्रशांत नीति अपनाई। ठीक है ना, क्लियर। इसने पैसिफिक पॉलिसी जो थी वो इन सभी के साथ अपनाई थी और साथ में सिखों के साथ इसका कई बार संघर्ष हुआ और 712 में संघर्ष के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी कमज़ोर शासक था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे अकीन जहंदर शाह जो थे, ये इन्होंने 712 से 713 मतलब केवल 1 साल अपना शासन किया। ठीक है, तो ये लेटर मुगल्स ने बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए आए, इसीलिए इन्हें लेटर मुगल्स और वीक मुगल्स बोला गया। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं हुआ जितना इनके पूर्वज रहे। यदि हम बात करें बाबर की, हुमायूं की, द ग्रेट अकबर की, ठीक है, शाहजहाँ या औरंगजेब जैसे लोगों की यदि हम बात करें तो ये लोग जो थे ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे, लेकिन इनकी जो बात करें हम, इनकी जो बाकी आने वाली पीढ़ियां थी जिन्हें हम लेटर मुगल्स बोलते हैं, ये उतनी शक्तिशाली प्रभावशाली नहीं रही कि अपने पूर्वजों के समान ये चीज़ों को संभाल सकें। ठीक है, इसने इजारा प्रणाली जो है वो शुरू की थी और इसने जजिया कर को एक तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चीज़ें नहीं रही। इसके बाद हम फारुखसियार की बात करते हैं जो 713 से 719 तक चला था और हम सभी ने पढ़ा था फारुखसियार फरमान भी ये किसको दिया गया था, ब्रिटिशर्स को फारुखसियार फरमान भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैयद बंधुओं की मदद से जहंदर शाह की हत्या करने के बाद इसने गद्दी संभाली थी। किसने, सैयद बंधुओं की हेल्प से, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से इसने किसने किया, जहंदर शाह को मारा और उसके बाद जो है गद्दी हत्याई थी। और यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। धार्मिक रूप से सहिष्णु होने का मतलब ये है कि भाई ये हिंदू मुस्लिमों में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था। और पहले क्या होता था, हिंदुओं के साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था क्योंकि ये सभी मुस्लिम रूलर्स थे तो हिंदुओं के साथ शोषण करते थे। उसमें जजिया कर लगाया जाता हिंदुओं पर जो कि तीर्थ यात्रा कर होता था, तो उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। मतलब इसकी जो नीति थी हिंदुओं के प्रति वो काफ़ी सरल थी, सहज थी। ठीक है, और हिंदुओं का उतना उत्पीड़न इसके समय पे नहीं हुआ। और 717 में फारुखसियार फरमान जो है वो जारी किया गया, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसके समय फारुखसियार फरमान भी जो है वो जारी किया गया था। फारुखसियार फरमान क्या था, ज़रा लाइव चैट में मुझे बताएं, हमने 2 क्लास पीछे ही इसको पढ़ा भी है क्योंकि। ठीक है, फारुखसियार की यदि हम बात करें तो हम पहुँचते 1719 के बाद मोहम्मद शाह जो होगा वो आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मोहम्मद शाह, ज़रा सीरीज समझिए। जहंदर शाह को फारुखसियार ने सैयद बंधुओं की मदद से मारकर 1713 से 1719 तक शासन किया। 1719 में फारुखसियार के बाद मोहम्मद शाह ने क्या किया, सैयद बंधुओं की हत्या की। क्योंकि भाई फारुखसियार ने सैयद बंधुओं की मदद से किया था, तो कहीं ना कहीं सैयद बंधु जो थे वो एक तरह से प्रोटेक्टर थे, एक तरह से हेल्प कर रहे थे किसकी, फारुखसियार की। तो भाई उसने सबसे पहले सैयद बंधुओं को मारा। ठीक है, और इसके बाद बाजीराव प्रथम ने क्या था, दिल्ली पर हमला किया इसी के समय, और नादिर शाह द्वारा क्या हो गए थे, ये पराजित हो गए थे। नादिर शाह कौन है आप सभी को पता होना चाहिए। नादिर शाह ऊपर आ चुका है, ठीक है, जिसने अभी दिल्ली में लूटपाट भी की थी। ये पहला पर्शियन इन्वेडर था जो कि दिल्ली पहुंचा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, कौन, नादिर शाह। इसके बाद हम बात करते हैं अहमद शाह 1748 में। अब यहाँ पर इन्होंने लगभग 28-29 साल शासन किया मोहम्मद शाह ने, तो थोड़े सक्सेसफुल ये देखिए। उसके बाद अहमद शाह आए जिन्होंने 1748 से 1754 तक शासन किया और ये काफ़ी अक्षम शासक थे, है ना, काफ़ी अक्षम शासक थे और राज्यों के मामले में उधम बाएं हाथ थे। मतलब ये एक तरह से कठपुतली थे हाथ की, उधम की। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय जिन्होंने 1754 से 1758 तक शासन किया और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण इसी के समय हुआ था। अहमद शाह अब्दाली हम सभी ने देखा था, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, ये जो 2 इन्वेडर थे ये भारत आए थे नॉर्थ वेस्ट से। तो अहमद शाह अब्दाली जो था ये इसी के समय, आलमगीर के समय आया था और इसी के समय जो थी प्लासी का युद्ध भी हुआ था 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी भी इसी के समय हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शाहजहाँ की, शाहजहाँ तृतीय की। ये मेन शाहजहाँ नहीं है, ठीक है, ये शाहजहाँ तृतीय। शाहजहाँ तृतीय जो था लेटर मुगल में आते हैं और इसने 1758 से 59 तक एक ही साल राज किया। इनका नाम भी हमें सुनने नहीं मिलता और आपको भी इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ एक जो टाइम लाइन है वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर इस क्लास में सिंपली डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद बात आती है शाह आलम द्वितीय आए थे। शाह आलम द्वितीय जो था इसने 1759 से 1806 तक जो है शासन किया। ठीक है,
ये थोड़े प्रभावशाली दिखे अपने सभी इन लोगों में। अब इन्हीं के समय जो था वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो कि 1761 में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, और इससे पहले पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुए थे ये 1500 में हुए थे, मतलब उनकी 100-150 साल बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक है, इसी के शासनकाल में हम सभी को पता, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था हम सभी ने देखा था किसकी वजह, कहाँ पर हुआ था, नादिर शाह के साथ हुआ था। ठीक है, इसी के समय 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, हम सभी को पता है। प्लासी की लड़ाई के जो परिणाम थे, उनके प्लासी की लड़ाई के बाद जो रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट थी क्या, बक्सर की लड़ाई। मतलब प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई के बाद जो स्थितियां बनती हैं, उस स्थितियों के कारण, उन कंडीशंस की वजह से बक्सर की लड़ाई होती है। बैटल ऑफ बक्सर होगी 1764 में। ठीक है, और भाई इसके अंतर्गत एक फरमान जारी हुआ, और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी को मिल गई। और यही वो समय था, ज़रा ध्यान से समझिए, यही वो समय था जहाँ पर मुग़ल पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए थे, और मतलब पावरलेस हो गए थे पूरी तरह से। भले ही हम बोले कि 1857 की क्रांति के बाद मुग़ल ख़त्म हुए, लेकिन देखा जाए तो मुग़ल की शक्तियाँ हर तरह से ख़त्म हो गई थी बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, और पूरी तरह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने खुला राज जो है वो भारत पर शुरू कर दिया था बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखने, यहाँ पर अकबर टू के बारे में भी पढ़ना होगा आपको कि भाई अकबर टू जो हुआ था। ठीक है, अकबर टू ने क्या किया था, क्लियर। अकबर टू, यहाँ पर राजा राममोहन राय का भी एक इंसिडेंट आता है। ठीक है, इन्होंने जो क्वाइंस थे जिन्हें मुग़ल एम्परर के चिन्ह बने होते थे उसको रोक दिया था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो इनका भी एक नाम आता है, लेकिन ये उतने ज़्यादा फेमस नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बहादुर शाह। जब बहादुर शाह द्वितीय के पास हम पहुँचते हैं, जिसे हम बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं, जो 1857 तक रहते हैं। हम सभी को पता है कि बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जो थे, इन्होंने दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, एक तरह से इनको एक लीडर बनाया गया था बहादुर शाह जफ़र को, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और जब पूरी तरह से 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया था, तो उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और वहाँ पर इनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर याद रखना होगा कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने घोषणा के बाद 1 नवंबर 1858 को मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य यहाँ पर 1857 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर ख़त्म होना औपचारिकता ही थी बस। ठीक है, ख़त्म तो ये बक्सर की लड़ाई के समय ही हो गए थे, ख़त्म तो ये बक्सर की लड़ाई के समय ही हो गए थे, इनकी पूरी ताकत ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र थी, जो कि हम बोल सकते हैं ना ऑन पेपर डिक्लेरेशन हुआ था, बाकी ख़त्म तो ये पहले ही हो चुके थे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जहांगीर साहब भी थे, जो 1712 1713, ये स्लाइड दोस्तों थोड़ी सी रिपीट हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई मुग़ल्स, हमने देखा कि इतना सब कुछ पतन हुआ, एक अच्छी ग्लोरियस स्टेज से लेकर ये इतनी ख़राब स्टेज तक पहुँचे। तो मुग़लों का पतन के कुछ मुख्य कारण थे। पहली चीज़ तो ये थी कि जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे। लेकिन उत्तराधिकारी से पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि औरंगजेब, जो कि एक अच्छा शासक था, लेकिन उनकी रणनीतियां जो थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुग़लों के अंत में काफ़ी साथ दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, मुग़ल के हाथ में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या थी, वो दिल्ली वाला एरिया, मतलब जो नॉर्थ इंडिया था उसमें उनकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपने अधिकार का क्षेत्र था उसे ना संभाल कर उन्होंने दक्षिण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो जब उन्होंने दक्षिण की तरफ ध्यान दिया, तो दक्षिण में युद्ध करने में उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर हुई, बहुत नुकसान हुआ उनका। साथ ही जब उनका फोकस हटा दिल्ली की तरफ से, तो हमने देखा कि दिल्ली में बहुत सारे इन्वेड हुए, बहुत सारे जो फॉरेन राइटर्स थे वो इन्वेड हुए, बहुत सारे फॉरेन जो वॉरियर्स थे वो इन्वेड किया उन्होंने, और वहाँ से भी एक तरह से नॉर्थ में भी मुग़ल्स की शक्तियों को कमज़ोर किया, और नीचे से यहाँ पर ये युद्ध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी शक्तियाँ वहाँ भी कमज़ोर हो रही थी। ठीक है, तो औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी कट्टर भी व्यक्ति था, तो इस वजह से ये बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ से मुग़ल जो है वो कमज़ोर होने लगे। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उनके सक्सेसर थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है, हम लेटर मुग़ल्स बोलते हैं, ये काफ़ी कमज़ोर निकले। ठीक है, ये अपने जो एंसेस्टर थे, अपने जो पूर्वज थे, उनके द्वारा दिए गए साम्राज्य को उतने अच्छे से नहीं संभाल पाए।
ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर उत्तराधिकार के युद्ध होते रहे, हमने देखा भाई भाई आपस में लड़ते रहे, ठीक है। उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर नियम नहीं था, रूल्स नहीं थे, तो उस वजह से काफ़ी इनमें आपसी तनातनी मची रही, जिससे इनकी कभी बन ही नहीं पाई और इन्होंने एक दूसरे को ही हराया दूसरे बाहरी लोगों के साथ मिलकर। वही औरंगजेब की धार्मिक और डेक्कन नीति जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, हम सभी ने देखा था कितना विस्तृत है। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए एक प्रॉपर नीति चाहिए, एक एकता चाहिए, ठीक है। लेकिन वो एकता जो लेटर मुगल्स थे उनमें नहीं थी और इस वजह से कहीं ना कहीं ये इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाया और उनका पतन हुआ। और बाह्य आक्रमण हमने देखा कि भाई उत्तर पश्चिम से काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुए, ठीक है। आर्थिक ह्रास क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम से भाई हमने देखा नादिर शाह ने कितनी ज़्यादा लूटपाट की, वो 70 करोड़ रुपए वहाँ से लेकर गया था उस समय। उसके अलावा नीचे जब ये लड़ रहे थे, दक्कन की तरफ जा रहे थे, तो उस समय भी इनको काफ़ी सेना का और पैसे का नुकसान हुआ उन युद्धों में, ठीक है। इनकी सेना में गिरावट आई, यूरोपियन का आगमन, तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों ने भी इन्हें कमज़ोर किया युद्धों में, ठीक है। और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय, हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में कि जो लोकल रियासतें थी, जो देसी रियासतें थी, छोटी छोटी क्षेत्रीय रियासतें थी, वो भी बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने भी विद्रोह किए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुग़लों को पतन की ओर ढकेला, ठीक है, मुग़लों ने पतन की ओर ढकेला। इनमें सबसे बड़ा कारण हम ये मान सकते हैं कि मुग़लों के पतन का कारण जो था वो इनके उत्तराधिकार जो थे, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और जो भाइयों भाइयों में जो लड़ाई हुई, आपस में नहीं बनना और कमज़ोर उत्तराधिकार होना, ये जो मुख्य रूप से कारण था, पतन का कारण बनता है किसका? मुग़लों का। भैया हम आगे बात करते हैं कि भाई मुग़लों के पतन में सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ज़मींदारी निष्ठा में इन्होंने तब्दीली की थी। ज़मींदारी निष्ठा में तब्दीली का तात्पर्य यह है कि भाई ज़मींदारी में अपनी ज़मीनी के आनुवंशिक मालिक थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें राय, राजा, ठाकुर, देशमुख के नाम से जाना जाता था। और बहुत से स्थानीय ज़मींदार साम्राज्य दूसरे शक्तिशाली वर्ग की क्या कर देते थे? सहायता कर देते थे, ठीक है। तो हो क्या रहा था, बेसिकली जो पावर थी, जो डिवाइडेड पावर थी छोटे छोटे ज़मींदारों के पास, ठीक है, वो मुग़ल साम्राज्य के हितैषी ना होकर, मुग़ल साम्राज्य के प्रति लॉयल्टी ना दिखाकर दूसरे इन्वेडर के प्रति जो अपनी लॉयल्टी दिखा देते थे, ईमानदारी दिखा देते थे, तो इस तरह से मुग़ल जो हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होते गए। वही हम आगे बात करें, जागीरदारी समस्या भी इनके सामने आई, है ना। जागीरदार में क्या होता था, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, उन्हें बड़ी जागीर के मनसब दिए जाते थे, मतलब उनके पास जो बड़े लैंड होते थे, है ना, बड़ी बड़ी जागीरें उनको असाइन किया जाता था, सूबेदार बनाए जाते थे, ठीक है। अब जब उन्हें सूबेदार बनाए जाते थे, उन्हें दायित्व सौंपा जाता था, तो यहाँ से क्या होता था, मुग़ल की शक्ति बाइफरकेट होनी चालू हो गई थी, ठीक है। तो ये जो नीतियों में बदलाव था, और जब ये इनके पास पावर चली जाती थी सूबेदारों के पास, तो ये क्या करते थे, कई बार दूसरे राजाओं के साथ मिल जाते थे, तो कहीं ना कहीं शक्तियों का जो क्षीण होता था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये चीज़ पता चल चुकी थी भाई कि जो लेटर मुग़ल थे वो उतने बड़े शासक नहीं थे, उतने अच्छे शासक नहीं थे। तो जो सूबेदार थे उन्हें ये लगता था कि भाई ये शासक तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, तो क्यों ना हम इनकी जगह जो दूसरा शक्तिशाली शासक आ रहा है उसकी तरफ आ जाएँ, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने पूरी तरह से मुग़ल को क्या कर दिया था, तोड़ दिया गया था। इसके अलावा जन, धर्म, मातृभूमि और जाति वर्ग के आधार पर जो फूट आने लगी थी, उस फूट से भी क्या होने लगा था, मुग़ल जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हम अगली क्लास जल्दी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।